और आपने काफ़ी मदद की थी इसे समझने में और समझाने में। याद करिए हम लोगों ने बोला था ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज द पार्ट ऑफ डीएनए, और डीएनए में बेटा दो स्ट्रैंड होते हैं, एक 3 प्राइम टू 5 प्राइम और एक होता है 5 प्राइम टू 3। थैंक यू वेरी मच। और एक तरफ क्या लगा होता है, प्रमोटर, और एक तरफ टर्मिनेटर। तो हमने बोला था अगर आप डीएनए में शुरू करेंगे तो कहाँ से शुरू करेंगे, प्रमोटर, खत्म कहाँ करेंगे, टर्मिनेटर, और बीच में जीन थी, याद है, दीज आर नोन एज स्ट्रक्चरल जीन। और मैंने बोला था यहाँ पर डीएनए से बनने जा रहा है एमआरएनए। क्या बनने जा रहा है, तो एमआरएनए पूरे डीएनए का पढ़नेगा कि पार्ट ऑफ डीएनए, पार्ट ऑफ। तो जिस पार्ट ऑफ डीएनए का एमआरएनए बनेगा, लेट्स सपोज एमआरएनए, उसी पार्ट ऑफ डीएनए को हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन। एक एंजाइम याद है आपको, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज किस डायरेक्शन में काम करता है, 5 प्राइम। बेटा अंदर आओ, अंदर आने दीजिए, आइए इधर, आइए इधर से। आगे आप लोग जरा बैग हटाइए, शिफ्ट हो जाओ, इधर आओ बेटा। बॉयज कोई बाहर तो नहीं बैठा, ठीक है, ओके। सो ये डीएनए से एमआरएनए बन रहा है, और जिस पार्ट ऑफ डीएनए से एमआरएनए बन रहा है दैट पार्ट इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन। बीच में क्या प्रेजेंट है, स्ट्रक्चरल। मैंने बोला था कहां से शुरू होगा, प्रमोटर से, कहां खत्म होगा, और जिसका बेटा प्रमोटर की तरफ से 3 प्राइम टू 5 प्राइम डायरेक्शन होगा दैट विल बी नोन एज टेम्पलेट। और उसका बाद वाला कोडिंग। कोडिंग की पोलैरिटी क्या होगी, 5 प्राइम। कोडिंग कुछ कोड बताओ, फिर भी कोडिंग का नाम कोडिंग क्यों है, क्योंकि इसके सीक्वेंस और एमआरएनए के सीक्वेंस सेम है और पोलैरिटी भी सेम है। पक्का। तो ये टॉपिक था, यहां पर हमने खत्म किया। आज का टॉपिक यहां से शुरू होता है कि ट्रांसक्रिप्शन यूनिट और जीन का क्या रिलेशन है। दिस इज आवर न्यू टॉपिक, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन। अगर आप लोग अपनी एनसीईआरटी देखें तो यही टॉपिक होगा, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट एंड जीन। तो जीन की कुछ डेफिनेशंस हैं। जीन की पहली डेफिनेशन ये है, इट इज अ यस फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। देखिए ये एक डेफिनेशन आती है, जब मैं पूछता हूं फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस तो लोग बोलते हैं ठीक है सर जीन होती होगी फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, लेकिन ये डेफिनेशन बन के रह जाती है, इसका कॉन्सेप्ट कुछ दिमाग में नहीं आता। तो मैं बोलता हूं कि इनहेरिटेंस क्या होता है, आपको याद होगा, इट इज अ ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन। इसका मतलब एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में कैरेक्टर का ट्रांसफर करने वाला ये फंक्शन कौन करता है, जीन। फिर जीन की दूसरी डेफिनेशन होती है, इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। और यहां से थोड़ा थोड़ा आइडिया लगता है, चलिए थोड़ा आइडिया लगाते हैं, जो आपको आता है वहीं से चालू करते हैं। बताइए डीएनए सिंगल स्टैंडर्ड की डबल स्टैंडर्ड, डबल स्टैंडर्ड, और हमें करना है फंक्शन। क्या करना है, फंक्शन। और फंक्शन होता है फिनोटाइप का आना, यानी अगर जीन क्या शो कर दे, जवाब दो, अगर जीन क्या शो कर दे तो क्या इसने फंक्शन कर दिया, यस। और हमें मालूम है फिनोटाइप किससे आते हैं, भूल गया, प्रोडक्ट। किससे, प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, रिएक्शन से। कौन सा प्रोसेस, सबस्ट्रेट। और रिएक्शन को करने के लिए एंजाइम, शाबाश, और एंजाइम प्रोटीन और एमआरएनए। एमआरएनए तो बस याद रखना, एमआरएनए कहां से बनेगा, डीएनए। पूरा डीएनए से कि पार्ट ऑफ डीएनए,
थोड़ी देर पहले हमने ट्रांसक्रिप्शन यूनिट पढ़ा था और इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए। तो मैं बोलूंगा डीएनए का वो पार्ट जो क्या बना दे, उससे क्या बन जाएगी, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्या बनेगा, क्या आ जाएगी। तो डीएनए का वो पार्ट जो क्या शो कर दे, फिनोटाइप। क्या वो फंक्शनल है? यस सर। तो डीएनए का वो पोर्शन फंक्शनल कहलाएगा जो क्या बनाता है, एमआरएनए, एंड दैट इज नोन एज जीन। तो जीन की अगली डेफिनेशन है द पार्ट ऑफ डीएनए विच कैन फॉर्म एमआरएनए। अगला डेफिनेशन यही है। मैं चारों डेफिनेशन पूछूंगा। पहली डेफिनेशन फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, दूसरा डीएनए हो गया, तीसरा पार्ट ऑफ डीएनए विच कैन फॉर्म एमआरएनए, दैट इज नोन एज जीन। अच्छा ध्यान सुनना, एमआरएनए बन जाना प्रोटीन बनाने की कोई गारंटी नहीं है। ध्यान देना, क्यों? क्योंकि एमआरएनए के अलावा वी नीड आरआरएनए। बोलो क्या चाहिए हमें? आरआरएनए और टीआरएनए। तो बताओ एमआरएनए के अलावा और क्या चाहिए? आरआरएनए, टीआरएनए। तब क्या बनेगी? तो हम कहते हैं जीन वो भी है जो एमआरएनए बना है, साथ में जीन वो भी है जो आरआरएनए और टीआरएनए। इसीलिए एनसीईआरटी कहती है इन सब के चक्कर में मत पड़ो, सीधे बोलो द पार्ट ऑफ डीएनए विच कैन फॉर्म प्रोटीन। प्रोटीन को उन्होंने पॉलीपेप्टाइड लिखा। क्या लिखा है? पॉलीपेप्टाइड। तो मैं बोल सकता हूं व्हाट इज जीन। तो अगला डेफिनेशन, तीसरा डेफिनेशन बोलो क्या होता है? द पार्ट ऑफ डीएनए which can form polypeptide। पॉलीपेप्टाइड का मतलब ये होता है प्रोटीन। तो जीन की इतनी सारी डेफिनेशन है एनसीईआरटी में, और कह रहे कोई भी एक डेफिनेशन पूरी नहीं है, सब की सब डेफिनेशन एकदम सारी सब डेफिनेशन सही लगती हैं। तो चलिए धीरे धीरे सारी जीन की डेफिनेशन पढ़ते हैं। पहले बोलो फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। जीन ना होती तो इनहेरिटेंस ना होता। फिर बोला फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, यस और नो। फिर बोला क्या फंक्शन कैसे करेंगे, डीएनए से क्या बनाएंगे, एमआरएनए, प्रोटीन, एंजाइम, रिएक्शन, प्रोडक्ट, फिनोटाइप। तो डीएनए का वो हिस्सा जो क्या प्रोड्यूस करने लगे, फिनोटाइप, क्या वो फंक्शनल यूनिट हो जाएगा? यस सर। फिर बोला क्या कि केवल एमआरएनए बनाने से फंक्शन नहीं होगा, क्या बनाएगा, आरआरएनए। तो डीएनए का वो हिस्सा भी जीन कहलाएगा जो क्या बनाएगा, और क्या बनाएगा, एक सेंस में बोला जाए डीएनए का वो हिस्सा जो क्या बनाए, प्रोटीन। तो प्रोटीन डायरेक्ट बनेगी कि नहीं? नहीं, पहले क्या बनेगा, एमआरएनए, आरआरएनए, टीआरएनए। और अगर बुद्धि जरा से भी है तो सर आप ही ने तो पढ़ाया है कि आरआरएनए, एमआरएनए या टीआरएनए या फिर एमआरएनए पूरे डीएनए का बनता है, बनता है। तो बताओ किसी पार्ट ऑफ डीएनए का बनता है, और उस पार्ट ऑफ डीएनए को समझने की जरूरत है। एक तरफ प्रमोटर, एक तरफ, और बीच में जीन। इसका मतलब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर जो कुछ भी है उसी का नाम है जीन। सर ये तो पहले ही पढ़ा चुके थे, फिर इतनी टाइम क्यों लगा दिया? इतना टाइम क्यों लगाया कि मैं केवल इतना बताना चाह रहा हूं कि जो तुमने जीन शब्द उठाया वो रियल में कहां से उठाया गया, कि भाई डीएनए ना होता तो क्या ना बनता, एमआरएनए, और क्या ना होता, फिनोटाइप। फिनोटाइप बनाने के लिए मुझे डीएनए का हिस्सा चाहिए। बोले ये डीएनए का हिस्सा तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, एक तरफ प्रमोटर, एक तरफ टर्मिनेटर, बीच में। यू गॉट माय पॉइंट? तो बताओ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के अंदर क्या रहती, और क्या नाम उनका, स्ट्रक्चरल जीन है। यस। चलो चारों डेफिनेशन बताओ। हटा दे रहा हूं, हटा दिया है? बोलो व्हाट इज जीन? फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। वेरी गुड। दूसरा डीएनए, पार्ट ऑफ डीएनए विच कैन फॉर्म एमआरएनए, द पार्ट ऑफ डीएनए विच कैन फॉर्म आरआरएनए, टीआरएनए, द पार्ट ऑफ डीएनए विच कैन फॉर्म पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। याद रहेगा? एकदम आगे आओ। या तो प्रोटीन बनाएगा या तो क्या बनाएगा, पॉलीपेप्टाइड। और फिर बोला गया कि डीएनए का वो हिस्सा जो बेटा एमआरएनए बनाने जा रहा है उसमें एक तरफ कौन है, प्रमोटर, और एक तरफ कौन है, टर्मिनेटर, और बीच में हमने क्या नाम दे दिया, जीन। तो भैया अब याद रखना एक साइंटिस्ट का नाम,
यहां पर एनसीईआरटी ने साइंटिस्ट का नाम नहीं लिखा, मैं लिख रहा हूं। इनका नाम है बेंजर। बोलो क्या नाम? बेंजर। बेंजर ने जीन को डिफाइन किया, और जीन को डिफाइन किया 3 प्रकार का। कितने प्रकार का? 3। और दिखेगा 3 प्रकार का डिफाइन किया। वन इज नोन एज सिस्ट्रॉन, another one is known as recon, and the third one is known as muton. डीएनए का वो हिस्सा जो फंक्शनल यूनिट है, वो हिस्सा जो फंक्शनल यूनिट है उसे बोला गया सिस्ट्रॉन। जहां पर रिकॉम्बिनेशन होंगे दैट इज नोन एज रेकॉन, और डीएनए का वो हिस्सा जहां पर म्यूटेशन होंगे दैट इज नोन एज म्यूटॉन, म्यूटेशन। तो बेंजर ने बोला जीन के कितने एलिमेंट, कितने पार्ट? 3। तीनों बता पाओगे? एक कौन? सिस्ट्रॉन, रेकॉन, म्यूटॉन। और हम उतनी देर से जीन का क्या डेफिनेशन बता रहे थे, याद है क्या? फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। तो अब हमें प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में जो जीन है उनको सिस्ट्रॉन लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? सिस्ट्रॉन। और बुक ये कहती है कि प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में अगर मैनी जीन हो, क्या क्या जैसे तुमने पढ़ा होगा ZYA, कभी पढ़ा है? तो बताओ प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच एक जीन की मैनी जीन? मैनी जीन। तो याद रखना, इफ द प्रमोटर एंड टर्मिनेटर, इनके बीच में 1 जीन की मैनी, मैनी, दिस कंडीशन इज नोन एज पॉलीसिस्ट्रॉनिक। व्हाट इज नोन एज पॉली? पक्का? दिस पॉलीसिस्ट्रॉनिक कंडीशन में बी प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट। टाइम बिल्कुल टेंशन मत लेना, समझते रहना। मैंने बोला प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में जो भी है वो है जीन, और जीन को हम लोगों ने नाम दिया सिस्ट्रॉन। क्या नाम दिया? और इस हिसाब से अगर एक सिस्ट्रॉन होती तो मोनोसिस्ट्रॉन, और कई सिस्ट्रॉन है तो पॉलीसिस्ट्रॉनिक होना। ये किसका फीचर है? प्रोकैरियोट। अब जरा पेन रोकना, ध्यान से सुनना। भले ही यहां पर कई जीन है, देयर आर 3 जीन यहां पर जैसे मैंने तुम्हारे सामने दिखाया, लेकिन ऑल ऑफ दीज जीन आर कॉन्टिन्यूअस जीन। पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन की खास बात होती है दीज आर कॉन्टिन्यूअस जीन। सो आपका मन करेगा सर कॉन्टिन्यूअस जीन से आपका क्या मायने है? कॉन्टिन्यूअस जीन का मेरा मायने यह है कि ये जीन अलग अलग एमआरएनए नहीं बनाते हैं, एक एमआरएनए बनाते हैं, और ऐसा एमआरएनए इट इज ऑलरेडी एक्टिव एमआरएनए and it need not to processed, इसे प्रोसेस करने की जरूरत नहीं। तो बताओ जितनी भी पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन है ये यूकैरियोट में कि प्रोकैरियोट? थैंक गॉड, प्रोकैरियोट। और जो प्रोकैरियोट कंडीशन में जीन प्रेजेंट है पॉलीसिस्ट्रॉनिक जीन, इनकी जीन डिसकंटिन्यूअस की कॉन्टिन्यूअस। और ये जहां पर 5 जीन होंगी तो 5 एमआरएनए की एक, 3 होगी तो 1। कितनी भी जीन हो एमआरएनए कितना? 1। और ये एमआरएनए इनएक्टिव की एक्टिव? एक्टिव। वहीं पर अगर तुम यूकैरियोट कंडीशन में पहुंच जाओ, चलिए इधर आइए, और अगर यूकैरियोट कंडीशन में आप पहुंच जाएं तो आपको फिर से मिलेगा प्रमोटर एंड टर्मिनेटर। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। और प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में सिंगल जीन मिलेगी, सिंगल जीन। And this single gene condition is known as monocistronic. प्रमोटर टर्मिनेटर के बीच में केवल एक जीन मिलेगी, and this condition is known as monocistronic, and this is present in eukaryotic condition या फिर eukaryotes। तो बताओ हम लोग क्या है? प्रोकैरियोट। तो हमारे प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में एक जीन की मैनी जीन कंडीशन, यहां पर
यू गॉट माई पॉइंट? अब ध्यान सुनना, मोनोसिस्टोनिक होने के बावजूद भी ये जो सिंगल जीन है इट इज डिसकॉन्टिन्यूअस जीन। अच्छा, ये डिसकॉन्टिन्यूअस शब्द सही शब्द नहीं है, मैं खाली तुम्हें समझाने के लिए डिसकॉन्टिन्यूअस समझाता हूं। डिसकॉन्टिन्यूअस का मायने है स्प्लिट जीन। आप बोलेंगे सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्प्लिट जीन? तो मैं बोलूंगा जीन भले एक है लेकिन ये जीन दो तरीके के पोर्शन से इंटरवेंशन है, सॉरी इंटरवेनिंग सब इनमें पोर्शंस हैं। और इन इंटरवेनिंग सब पोर्शंस में याद रखना कुछ पोर्शन हैं जिनको बोलेंगे एक्सॉन, बोलो, और कुछ को बोलेंगे इंट्रॉन, कुछ को बोलेंगे एक्सॉन, कुछ को बोलेंगे इंट्रॉन। लिखना मत, ध्यान से समझना पहले। यहां से लेकर यहां तक केवल एक जीन है, लेकिन इन जीन में से जो बेटा पोर्शन होगा एक्सॉनिक पोर्शन ऑफ द जीन, इट इज अ कोडिंग पोर्शन, और इस कोडिंग पोर्शन ऑफ जीन से एमआरएनए जो बनेगा ये मैच्योर एमआरएनए में जाएगा। इस एमआरएनए को हम लोग एक्सॉन एमआरएनए बोलेंगे। और याद रखना कुछ पोर्शन ऐसे होंगे जो बेटा नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होंगे, आरएनए इसका भी बनेगा, लेकिन ये आरएनए मैच्योर आरएनए में जाएगा कि नहीं जाएगा? नहीं जाएगा। इसका मतलब है कुछ सीक्वेंस ऐसे हैं जो कोडिंग है और कुछ सीक्वेंस ऐसे हैं जो कैसे हैं? नॉन कोडिंग। फिर कुछ सीक्वेंस ऐसे हैं जो कैसे हैं? कोडिंग। फिर कैसे हैं? नॉन कोडिंग। तो बताओ एक जीन में सारे सीक्वेंसेस कोडिंग हैं कि नहीं है? नहीं है। कुछ कैसे? कोडिंग, कुछ फिर कोडिंग सीक्वेंसेस से बनने वाला पार्ट क्या कहलाएगा? एक्सॉन। फिर से बोलो। नॉन कोडिंग से भी बनने वाला पार्ट इंट्रॉन। फिर से बोलो, इंट्रॉन। तो जो आपके पास आरएनए बनेगा, ध्यान सुनना भाई, जो आपके पास आरएनए बनेगा वो कुछ ऐसा होगा, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन। इसका मतलब ये आरएनए कहलाएगा एचएनआरएनए। बोलो क्या? व्हाट इज एचएनआरएनए? इट इज नोन एज हेट्रोजीनस आरएनए। और इस हेट्रोजीनस आरएनए के, ध्यान समझना, मुझे मालूम है पोर्शन थोड़ा कम समझ में आ रहा होगा, दोबारा रिवाइज कराएंगे। हेट्रोजीनस आरएनए में से दीज इंट्रॉन पोर्शन विल बी कट, इन्हें काट के निकाल देगी सेल और सारे एक्सॉन पोर्शन आपस में जुड़ जाएंगे। इस प्रोसेस का नाम स्प्लाइसिंग। फिर से बोलो। यानी स्प्लिट जीन के कौन से पोर्शन मैच्योर एमआरएनए में नहीं आते? हाँ, कौन आते हैं? तो बताओ ये वाला आरएनए क्या कहलाएगा? एचएनआरएनए। और ये वाला एमआरएनए। तो बताओ एचएनआरएनए और एमआरएनए एक ही बात है कि अलग है? क्यों? एचएनआरएनए में कौन से पोर्शन है? इंट्रॉन, जो मैच्योर आरएनए में नहीं आए। तो बताओ इंट्रॉन किससे बनेंगे? कोडिंग से कि नॉन कोडिंग? और बेटा कोडिंग पोर्शन क्या बनाएगा? एक्सॉन। नॉन कोडिंग इंट्रॉन, एक्सॉन इंट्रॉन। तो शायद आप इंट्रॉन शब्द नहीं सीख पा रहे। इट इज इंट्रॉन, इट इज एक्सॉन, देन इंट्रॉन। इंट्रॉन और एक्सॉन के आपस में सीक्वेंस, इंटरवेनिंग सीक्वेंस आते जाएंगे, तो आपको यहां पर जो जीन मिलेगी वो कॉन्टिन्यूअस जीन मिलेगी कि डिसकॉन्टिन्यूअस। और ऐसी जीन को बोलेंगे स्प्लिट। स्प्लिट का मतलब टूटी हुई, टूटी हुई का मतलब उसमें टूटे टूटे पोर्शन पड़े हैं। कुछ पोर्शन एक्सॉन, कुछ इंट्रॉन, कुछ एक्सॉन, कुछ इंट्रॉन। नहीं आया? चलिए एक बार बताइए, प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में एक जीन, बहुत सारी जीन हो तो? फिर से बोलो। और प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में एक जीन हो तो? यूकैरियोट, प्रोकैरियोट। भगवान ने भी क्या बनाया? यहाँ जीन एक बनाई कि मैनी? मैनी जीन बनाने के बावजूद भी एमआरएनए मैनी की एक। इसका मतलब ये सारी जीन डिसकॉन्टिन्यूअस की कॉन्टिन्यूअस? यानी प्रमोटर से टर्मिनेटर के बीच में एमआरएनए एक, इसका मतलब एक कॉन्टिन्यूअस की डिसकॉन्टिन्यूअस? कॉन्टिन्यूअस। और भगवान ने क्या बनाया? प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में एक जीन की मैनी जीन? मैनी। कंडीशन का नाम मोनोसिस। और जीन बनाई एक, लेकिन वो एक जीन भी पूरी तरीके से कॉन्टिन्यूअस
तो उसमें ऐसा क्या है जो डिसकंटिन्यूअस है? उसके कुछ सीक्वेंस हैं जो मैच्योर आरएनए में आएंगे और कुछ सीक्वेंस मैच्योर आरएनए में नहीं आएंगे। जो मैच्योर आरएनए में आएंगे, जो नहीं आएंगे। तो क्या एक्सॉन और इंट्रॉन इस तरीके का सीक्वेंसेस आएंगे? तो जब भी इससे आरएनए बनेगा, वो आरएनए बेटा मैच्योर होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। इससे बनने वाला आरएनए क्या कहलाएगा? एचएनआर। व्हाट इज एचएनआर? हेट्रोजीनस आरएनए। और इसका मतलब है उस आरएनए को प्रोसेस करने की जरूरत है और फिर क्या बनेगा? एमआरएनए। तो बताओ किसका आरएनए प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है? किसके आरएनए को प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है? किसका आरएनए बनते ही एक्टिव है? प्रोकैरियोट। किसमें एक्सॉन इंट्रॉन नहीं होंगे? किसमें स्प्लाइसिंग की जरूरत नहीं होगी? कौन कॉन्टिन्यूअस है? कौन बहुत सारे जीन का है लेकिन एक ही एमआरएनए है? प्रोकैरियोट। यहां पर बेटा एक जीन की मैंने जीन, एक जीन बनने वाला आरएनए प्रोसेस करना पड़ेगा। वो मैच्योर। क्या उसमें एक्सॉन और इंट्रॉन भी हैं? ऐसा आरएनए जिसमें क्या हो? एक्सॉन इंट्रॉन, ये बनते ही काम पे लग जाएगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि मैच्योर आरएनए काम पर लगता है और ये मैच्योर। क्या इमेच्योरिटी है इसमें? इंट्रॉन। तो बताओ इसमें स्प्लाइसिंग की जरूरत पड़ेगी? स्प्लाइसिंग का मतलब क्या हटा देना? इंट्रॉन। क्या जोड़ देना? एक्सॉन। एक्सॉन को जोड़ना, इंट्रॉन को हटाना। ये किसमें जरूरी है और किसमें जरूरी नहीं है? किसमें बनते ही एमआरएनए काम पे लग जाएगा? किसमें बनने के बाद प्रोसेस में जाएगा? किसमें प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी? कौन मोनोसिस्ट्रॉनिक है? कौन कॉन्टिन्यूअस है? कौन डिसकॉन्टिन्यूअस है? डिसकॉन्टिन्यूअस का मतलब इसमें सारे पोर्शन काम के लायक, काम के लायक पोर्शन एक्सॉन, जो ना है वो इंट्रॉन। अब मैं एक क्वेश्चन बनाता हूं कि बताओ बैक्टीरिया के डीएनए को स्प्लाइसिंग की जरूरत है ही नहीं, पर बताओ क्या ह्यूमन के डीएनए को स्प्लाइसिंग की जरूरत है? यस है। तो क्या ह्यूमन का डीएनए से एमआरएनए बनते ही काम पे लग जाएगा? पर क्या बैक्टीरिया का एमआरएनए बनते ही काम पे लग जाएगा? यस है। और एमआरएनए का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। तो बताओ एमआरएनए बनते ही प्रोटीन बनना चालू हो जाए, ये कहां होगा और कहां नहीं होगा? ये कह रहे आप। तो ये कुछ बातें हैं जो तुम्हें जीन से जुड़ी हुई मालूम होनी चाहिए थी। टॉपिक छोटा था, लिखा बहुत कम था, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट था। अब मैं पूछता हूं, क्या तुम जीन की 4 डेफिनेशन और ये दोनों कंडीशन बता पाओगे? बोलो। पहला, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस को फंक्शन करने वाली यूनिट का नाम जीन है। जीन की हो गई डेफिनेशन। दूसरा, फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए, द पार्ट ऑफ डीएनए व्हिच कैन फॉर्म एमआरएनए, द पार्ट ऑफ डीएनए व्हिच कैन फॉर्म आरआरएनए, टीआरएनए। पक्का? नाउ द पार्ट ऑफ डीएनए व्हिच कैन फॉर्म पॉलीपेप्टाइड और प्रोटीन। फिर मैंने बोला बेंजर याद है? बेंजर ने बोला कि जीन के 3 नाम, एक कौन? सिस्टोन, रिकॉम्बिनेशन, म्यूटेशन, जिसमें म्यूटेशन हो जाए, रिकॉम्बिनेशन, जो काम पे लगे। फिर सिस्टोन की बेसिस पर 2 कंडीशन, वन इज मोनोसिस्टोनिक, पॉलीसिस्टोनिक। प्रोमोटर और टर्मिनेटर के बीच में एक जीन, प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में मैनी जीन, पॉलीसिस्टोनिक। पक्का? तो एक है मोनोसिस्टोनिक और एक है पॉलीसिस्टोनिक। यू गॉट माय पॉइंट? पर मोनोसिस्टोनिक और पॉलीसिस्टोनिक की कुछ खूबियां हैं। वो पॉलीसिस्टोनिक होने के बावजूद भी अलग अलग एमआरएनए बनाएगा कि कॉन्टिन्यूअस, और वो मोनोसिस्टोनिक होने के बावजूद भी एमआरएनए कॉन्टिन्यूअस के डिस्कॉन्टिन्यूअस, और उसमें कुछ होंगे एक्सॉन, कुछ होंगे, और एक्सॉन को जोड़ना होगा, इंट्रॉन को हटाना होगा। प्रोसेस का नाम पक्का? एंड नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, जो आपकी बुक में दिया है, टाइप ऑफ आरएनए, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। और आपकी एनसीईआरटी में किस नाम से दिया है? टाइप ऑफ आरएनए एंड
प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसक्रिप्शन का पूरा प्रोसेस। फिलहाल तो हम इतना जानते ही हैं कि सर ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में हम अगर सिंपल डेफिनेशन में बोले तो हमें डीएनए से सर एमआरएनए बनाना है, या फिर डीएनए से सर हमें आरएनए बनाना। और सर हमें एंजाइम का नाम याद है क्या? वन इज नोन एज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। It is known as DNA dependent RNA polymerase। बेटा आप इसको ऐसे कर लो, बेटा अपनी तरफ इस तरफ करो, बीच में। अब आराम से बैठो, उधर साइड में करो, आप थोड़ा इधर से करो, आप चलो चलो बोलो एंजाइम का नाम। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी मैं प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन आपको पढ़ाऊंगा आप इसे दो अलग अलग सेल में सोचेंगे। चलो पहली सेल है प्रोकैरियोट। बोलो क्या? क्या आपको प्रोकैरियोटिक सेल याद है? चलो भाई याद है तो बताओ, प्रोकैरियोटिक सेल में सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन के अलावा बताओ न्यूक्लियस होगा कि नहीं? पता नहीं होगा कि नहीं होगा? नहीं। क्या डीएनए यहां पर सर्कुलर होगा? और कहां पड़ा होगा? इस रीजन का नाम याद है? न्यूक्लियाइड। क्या बेटा? न्यूक्लियोइड होगा। और बाकी ये क्या होगा? साइटोप्लाज्म। बताओ न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी कि नहीं होगी? बताओ डीएनए सिंगल स्ट्रैंड की डबल स्ट्रैंड? डबल स्ट्रैंड। क्या ये डबल स्ट्रैंड डीएनए है? और ये बताओ सेल प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक? हितेन भाई जागते रहो, तुमसे बड़ी उम्मीदें रहती, तुम सो ही जाते हो। बताओ ये प्रोकैरियोटिक की यूकैरियोटिक? यूकैरियोटिक। और ये वाला प्रोकैरियोटिक। क्या यहाँ पर न्यूक्लियस है? क्या यहाँ पर भी डीएनए है? लेकिन यहाँ पर न्यूक्लियस के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बेटा? न्यूक्लियर। अब ध्यान सुनना, हमारी प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों ही सेल में हमारे पास राइबोसोम है। क्या बेटा? राइबोसोम। चलो भाई बताना पड़ेगा, याद है? बताओ यहां पर भी क्या है? राइबोसोम है। बताओ यहाँ के राइबोसोम 70s के 80s? मेनली 80s 70s भी माइटोकॉन्ड्रिया के होंगे, पर मेनली। और यहाँ वाले 70s। अब मैं आपसे पूछूंगा इन राइबोसोम को बनाने के लिए क्या क्या चाहिए? ईंट गारा पत्थर? हमें चाहिए आरएनए। फिर से बोलो। और इनको भी आरएनए। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएनए? राइबोसोमल आरएनए। तो मेरा क्वेश्चन है, क्या ये आरएनए बनाने के लिए डीएनए की जरूरत है? बिकॉज व्हाट इज ट्रांसक्रिप्शन? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। तो ये भाई साहब क्या है? और डीएनए से क्या बनेगा? आरएनए। डीएनए से क्या बनेगा? एमआरएनए। पक्का? और एक तरीके का आरएनए और है, नाम है टीआरएनए। तो याद रखना किसी भी कोशिका में कितने आरएनए? तीनों याद रहेंगे। एक कौन? एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। क्या बनाएंगे? एमआरएनए मैसेज लाएंगे, टीआरएनए का भी कुछ काम है। ऐसे ही बेटा यहां पर भी 3 आरएनए हैं। एक कौन? एक कौन? एमआरएनए। और एक कौन? टीआरएनए। अब मैं कहूंगा आप अपनी बुक को दोबारा पढ़िए, बुक में क्या लिखा है? प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन नहीं, प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन के टाइप ऑफ आरएनए। पूरी हेडिंग का नाम है टाइप ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। मेरे बच्चे मुझे बेटा बता दो कितने प्रकार का आरएनए है? तीनों याद है? एक कौन? एमआरएनए। चलो ऐसे ही याद कर लो। कुछ लोग आरएमटी एचएमटी याद करते हैं। आरआरएनए, एमआरएनए। पक्का? अब हमको इतना तो मालूम है कि चाहे आरआरएनए हो, चाहे एमआरएनए हो, चाहे टीआरएनए हो, तीनों प्रकार के आरएनए को बनाने के लिए क्या चाहिए? डीएनए।
पर याद रखना डीएनए से एमआरएनए या आरआरएनए या टीआरएनए बनाने के लिए क्या चाहिए? एंजाइम। भूल गए, सो जाओ, इससे बढ़िया। ठीक है साहब, बताओ, चाहे आरआरएनए हो, चाहे एमआरएनए हो, चाहे टीआरएनए हो, किससे बनेगा? और डीएनए से आरआरएनए या एमआरएनए या टीआरएनए बनाने के लिए एंजाइम डीएनए डिपेंडेंट आरएनए। तो बोलते हैं प्रोकैरियोट के केस में, ओनली इन प्रोकैरियोट, नॉट इन यूकैरियोट, देयर इज अ सिंगल एंजाइम, देयर इज अ सिंगल एंजाइम, केवल एक ही एंजाइम है, द वन एंजाइम, वन एंड ओनली वन एंजाइम which form all type of RNA. And this single enzyme, DNA dependent RNA polymerase, is known as core enzyme. इसे क्या बोलते हैं बेटा? core enzyme. तो बताओ, 3 तरीके के आरएनए को बनाने के लिए प्रोकैरियोट में 3 एंजाइम की एक एंजाइम, और वहीं यूकैरियोट्स में, किसमें बेटा? यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक सेल में देयर आर 3 एंजाइम्स, 3 एंजाइम्स हैं फॉर 3 आरएनए। ये पहला डिफरेंस। सर हमें नहीं आया, आया? बताओ कितने प्रकार की सेल? एक कौन? एक प्रोकैरियोट हो गया और एक यूकैरियोट। यू गॉट इट? भाई यहीं देखो, भले कुछ भी हो लग रहा हो, तुम्हें यहीं देखना पड़ेगा। कितने प्रकार की सेल? 2। एक कौन? प्रोकैरियोट और एक यूकैरियोट। हटा दे रहे से, हटा दे ना सर। हाँ लिख लो, पहले भर लो, छक लो पहले, उससे कुछ नहीं होगा। दिमाग में अगर कुछ नहीं आएगा तो कभी कुछ नहीं होगा। यार इसको चालू करो, नहीं तो भूल जाएंगे हम लोग। बुलाया, अरे पीपी, उसे बोलो कि एसी चला, सुबह चलाते हैं। अभी हटाएं। पीपी तुमको मैंने बोला, तुम सुने नहीं। तुमने अपने चेले पाल रखे हैं, एक बड़ा गुंडा, फिर उसके छोटे गुंडे, फिर उसके छोटे गुंडे। जल्दी तुम जाओ। सबसे बड़ा कौन? हाँ बस बस। अब बेटा मेरे क्वेश्चन का जवाब बताओ, कितने प्रकार की सेल? दोनों दिख रही हैं? एक दोनों में 3 आरएनए हैं। एक कौन? आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए। तीनों आरएनए को बनाने के लिए डीएनए चाहिए। डीएनए का एंजाइम चाहिए। एंजाइम का नाम याद है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। पक्का? 3 आरएनए को बनाने के लिए 3 एंजाइम की एक एंजाइम किसमें? और 3 को बनाने के लिए 3 एंजाइम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन को समझते हैं, और जैसा प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन होता है ऑलमोस्ट वैसा ही होता है, विद सम डिफरेंसेस, जो सम डिफरेंसेस मैं पढ़ा दूंगा। प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, और जब मैं कहता हूं प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन, तो आपको सेल दिखती रहनी चाहिए। सेल में डीएनए दिखता रहना चाहिए, जो साइटोप्लाज्म में ही पड़ा है। साइटोप्लाज्म का मतलब है जिसमें न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म में डिफरेंस नहीं। तो याद रखना, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में को करने के लिए वी हैव अ कोर एंजाइम, दिस इज नोन एज कोर एंजाइम। और इस कोर एंजाइम का नाम फिर से लिख रहा हूं मैं, नाम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। And this is a single enzyme which form all 3 type of RNA. DNA dependent RNA polymerase core enzyme. Here, जब भी डीएनए से आरएनए बनेगा, अभी बना नहीं है, जब मैं कह रहा हूं जब भी डीएनए से आरएनए बनेगा, इट विल हैव 3 स्टेप नोन एज इनिशिएशन। पहला स्टेप है इनिशिएशन, एमआरएनए बनने की शुरुआत होना।
दूसरा है इलॉन्गेशन, आरएनए बनने का इलॉन्गेशन होना, और तीसरा है टर्मिनेशन। बताइए कितने स्टेप? पहला इलॉन्गेशन। तो डीएनए से एमआरएनए बनते वक्त कितने स्टेप होंगे? 3 नंबर इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। ऐसे समझने की जरूरत, एक न्यूक्लियोटाइड आकर के दूसरे न्यूक्लियोटाइड से जुड़ा, बॉन्ड का नाम बताओगे नहीं तो कहें। दूसरा तीसरे से जुड़ा, तीसरा चौथे से जुड़ा, चौथा पांचवे से जुड़ा। तो फॉस्फोडाइस्टर बना करके तुम चेन का इनिशिएशन कर रहे हो कि इलॉन्गेशन? इलॉन्गेशन। तो ये जो चेन बन रही है किसकी है? सोने की है सर, न्यूक्लियोटाइड की। और न्यूक्लियोटाइड की चेन क्या बना रही है? आरएनए। तो आरएनए छोटा हो रहा कि बड़ा? बड़ा। नोन एज एंड इलॉन्गेशन इज नथिंग बट इट इज पॉलीमराइजेशन। फिर से बोलो, इसका मतलब पॉलीमर का बनना, इट इज अ इलॉन्गेशन। और अब तुम्हें कोर एंजाइम कुछ समझ में आएगा। बोलते हैं कोर एंजाइम, एनसीईआरटी के बाहर है। इसमें 4 मेन यूनिट है, प्लीज राइट इट डाउन। वन इज नोन एज अल्फा, अनदर वन इज नोन एज बीटा, बीटा डैश एंड ओमेगा। ये 4 यूनिट है। ये आपके कोर्स में नहीं है, पुरानी एनसीईआरटी में थे। यानी एक कोर एंजाइम पकड़ो तो उस कोर एंजाइम में 4 मेन फैक्टर हैं। बोलो कौन? अल्फा, बीटा, बीटा 1 या बीटा डैश या फिर ओमेगा। और ये जो कोर एंजाइम है ये 4 प्रकार के फैक्टर से बना, अल्फा, बीटा, बीटा डैश एंड ओमेगा। और ये एंजाइम, इसको केवल एक काम आता है, इट कैन ओनली इलोंगेट द चेन। इसे केवल इलोंगेशन करना आता है। बेटा कुछ प्रॉब्लम है इधर? 31 डिग्री लगा हुआ है इसमें टेम्परेचर। ये दोपहर में क्या प्रॉब्लम हो जाती है? सुबह एसी सही चलते हैं, जब जरूरत है तब तो चलाओ, सुबह चलाने की जरूरत नहीं। और अब तुम कहीं जाना नहीं, चालू हो गया। इधर देखो, 32 कर दिया। सोलह हो गया, उतना ही रहेगा। पर ठंडा क्यों नहीं होता? अच्छा बेटा इधर देखो, अब तुम यहीं बैठना, कहीं जाना नहीं जब तक मैं क्लास ले रहा हूं। बेटा ये क्लासेस इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि ये अगर छूट गई बच्चों की तो बेटा टॉपिक गड़बड़ हो जाएगा। और तुम समझ नहीं रहे हो बात को। ये भी चल रहा है तो दिक्कत कहाँ है? बंद हो जाता, अभी चल रहा है। उधर देखो, अभी चल रहा है, वो भी चल रहा, देखो सही है। बैठ जाओ, बंद करो भाई। उधर भी दिक्कत है, उधर देखो भाई। अच्छा आप दरवाजे बंद करो। हाँ एसी बंद करो। वो मेरी क्लास में प्रॉब्लम आनी है। बेटा अंकित को बुला के लाओ अगर तुमसे नहीं हो पा रहा। अच्छा अब आओ, ध्यान से सुनो, टाइम वेस्ट मत करो। तो कोर एंजाइम में कितने फैक्टर?
चार। पहला कौन? अल्फा बीटा, बीटा गैस, और इसे क्या करना था? इलॉन्गेशन। एंड दिस एंजाइम ओनली नोज कि मुझे न्यूक्लियोटाइड में न्यूक्लियोटाइड जोड़ करके क्या बनाना था? फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड। और वो भी किस डायरेक्शन में? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो ना इसे इनिशिएट। तो समस्या ये है कि डीएनए से एमआरएनए बनना कोई इतना आसान बात नहीं है, ये थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि डीएनए से डीएनए बनते वक्त हमें ओआरआई चाहिए था। क्या चाहिए था? याद है वो? व्हाट इज ओआरआई? ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। और वहां 2 एंजाइम लगते थे, याद है? एक कौन? हेलिकेज, एक टोपोएसिड। फॉर्क बन जाता था। फॉर्क का नाम रेप्लिकेशन फॉर्क। यहां फॉर्क बनाने की जरूरत, क्योंकि पूरा डीएनए रेप्लिकेट नहीं। मेरा डीएनए कहां है? तुम लोग गमछा वमछा पहना करो, लाओ। ओए नाक वाक तो नहीं पहुंचा? अरे शांत रहो बेटा, लाओ। एकदम शांत बेटा, एकदम शांत। पकड़, बस मुझे थोड़ा सा टाइम चाहिए, बस उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। इफ दिस इज अ डीएनए, तो डीएनए में अगर रेप्लिकेशन होना होता तो ओआरआई चाहिए था। क्या चाहिए था? बट यहां रेप्लिकेशन नहीं होना, यहां होना है ट्रांसक्रिप्शन, और ट्रांसक्रिप्शन कहीं से भी शुरू होगा। यस सर। क्या लगा हो? प्रमोटर। क्या लगा हो? और कहां खत्म होगा? पक्का? यस। क्लिप देना जरा, क्लेचर दो, लाओ लाओ, दो बिटिया दो। यस, लेट सपोज दिस इज अ प्रमोटर। ये क्या बेटा? प्रमोटर। एंड लेट सपोज दिस इज अ टर्मिनेटर। बताओ इसका ट्रांसक्रिप्शन होना है? नहीं। इसका? क्या इसका होना है? तो यहां पर हम काट के फॉर्क बना, अगर हमने इसे काट करके फॉर्क बनाया तो पता नहीं कितनी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है। ह्यूमन के डीएनए में 3000 जीन है। कितनी? 3000। तो मिनिमम कितनी यूनिट हो सकती हैं? 3000। तो याद रखना, हम इसको रेप्लिकेशन फॉर्क नहीं बना सकते। तो अब क्या करें? अब ये करें कि डीएनए को डीएनए से चिपका रहने दें। अगर डीएनए को डीएनए से चिपका रहने दें तो नए एमआरएनए बनने की कोई गुंजाइश तब तक गुंजाइश नहीं है जब तक कि कॉम्प्लीमेंटैरिटी ना है। क्या ना है? कॉम्प्लीमेंटैरिटी। और कॉम्प्लीमेंटैरिटी होने के लिए क्या चाहिए? बेस पेयरिंग। फिर से बोलो। और एडेनिन किससे पेयर है? ग्वानिन। सेटिस्फाई क्या? सेटिस्फाई। सेटिस्फाई। तो अभी डीएनए से एमआरएनए बनने की जरूरत नहीं है। इसलिए हमें डीएनए को पहले पफ करना पड़ेगा। तुम लोग पकड़े रहो। पफ करना पड़ेगा, ओपन करना। तो ये डीएनए को काटा कि पफिंग की? बताओ, इतनी जगह पर डीएनए के दोनों स्ट्रैंड साथ है कि अलग है? अलग है। अब इतनी जगह पर जो डीएनए अलग है, ये जो जगह डीएनए अलग है, इस जगह पर हो रहा है इनिशिएशन। कैसे बोलो? और इस इनिशिएशन में हमारा कोर एंजाइम, लेट सपोज दिस इज अ कोर एंजाइम, ये आकर के लगा। इसका नाम बताओ। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। आया? और इसने देखा एडेनिन किसके साथ पेयर था? ग्वानिन। साइटोसिन पेयर था? अभी है कि नहीं? तो इसने क्या किया? एडेनिन के सामने क्या? एडेनिन के सामने यूरेसिल लाया। क्या लाया? यूरेसिल। और यूरेसिल को पेयर किया, एडेनिन और यूरेसिल, और यूरेसिल को जोड़ा अपने से एंजाइम। और इसके बाद यूरेसिल के बाद आगे बढ़ा, यहां मिला ग्वानिन। क्या मिला? ग्वानिन। तो ग्वानिन के सामने क्या लाया? साइटोसिन। साइटोसिन लाया। और उनके बीच में क्या बना दिया? बॉन्ड। बॉन्ड बनने लगा। तो बताओ न्यूक्लियोटाइड किससे जुड़ने लगी? एंजाइम। एंजाइम। और एंजाइम में न्यूक्लियोटाइड जुड़ करके क्या बनाने लगी? बैठो, बैठ जाओ, अभी तुम लोग समझ नहीं पा रहे हो। लेट्स सपोज इट इज अ प्रमोटर। इट इज अ
अगर एक बार समझ लिया फिर आ गया। प्रमोटर पे मैं हूं एंजाइम, मेरा नाम, मुझे क्या नहीं आता, क्या नहीं आता, टर्मिनेशन। मुझे क्या आता है, इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन में मैं क्या करूंगा, न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड से जोड़ूंगा। कौन सा बॉन्ड, तो बताओ क्या ये पॉइंट दिखाई पड़ा मुझे, ये पहले फिक्स था, ये पफ हुआ, दोनों जगह के नाइट्रोजन बेस वही रहे कि अलग अलग हुए, अलग अलग हुए। मान लो यहाँ एडेनिन था, क्या था, एडेनिन के सामने मैंने क्या सिलेक्ट किया, यूरेसिल। क्या, यूरेसिल। क्या आया ये, मेरा हाथ देखो, ये क्या आया, यूरेसिल। यूरेसिल आ गया, मैं आगे बढ़ा, जैसे ही आगे बढ़ा पफिंग वहीं रही कि आगे बढ़ गई, पीछे वाला क्वाइल हो गया, पीछे की क्वाइलिंग पूरी आगे यहां पर आ गई, पफिंग नहीं आया। तो बताओ अब एडेनिन के सामने यूरेसिल आ चुका था, अभी आया ग्वानिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, तो साइटोसिन इसके सामने आया। बताओ ये इनमें बीच में बॉन्ड, फास्फोडाइस्टर। मैंने एडेनिन को देखकर क्या बनाया था, यूरेसिल, ग्वानिन को देख करके साइटोसिन। ये क्या है, यूरेसिल, ये क्या है, बॉन्ड का नाम फास्फोडाइस्टर। पक्का, बताओ पूछ छोटी हुई कि लंबी, लंबी। मैं थोड़ा और आगे बढ़ा, अभी क्या आया, थायमिन, थायमिन के सामने एडेनिन, एडेनिन। चेन और लंबी हुई, तो बताओ लंबा क्या हो रहा है, चेन लंबा हो रहा है। मैं और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा, कहां तक, कार्बन। सो लाइक दिस, ये क्या है, इनिशिएशन, फिर आगे बढ़ता जा रहा हूं, ये क्या है, इलॉन्गेशन, ये क्या है, इलॉन्गेशन, ये क्या है, इलॉन्गेशन। पर मैं क्या खोल रहा हूं, डीएनए। पर क्या डीएनए खुलने के साथ बंद भी होता जा रहा है, तो पूरा खुला है कि पार्ट, और जिस जगह खुला है वहां पर क्या बन रहा है, एमआरएनए, और एमआरएनए बनाने वाला एंजाइम। अब ये एनिमेशन मेरे में देखो, मान लो कि मैं डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज हूं, मुझे इनिशिएशन, चलो इनिशिएशन हो गया। इनिशिएशन के बाद मुझे देखा एडेनिन, क्या देखा, एडेनिन। मैंने एडेनिन के सामने क्या पका, यूरेसिल, यूरेसिल। फिर मैंने देखा ग्वानिन, क्या देखा, क्या देखा, ग्वानिन। ग्वानिन के सामने मैंने साइटोसिन, साइटोसिन। ये कौन सा बॉन्ड, फिर मुझे मिला साइटोसिन, साइटोसिन के सामने ग्वानिन, कौन सा बॉन्ड। तो बताओ मैं कौन हूं, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए। ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड, और इनके बीच में क्या बन रहे हैं, और फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड को फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से बनाने वाला डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। किस डायरेक्शन में, और डीएनए को काटने की जरूरत नहीं है, केवल डीएनए को काटने की जरूरत है कि खोलने की, खोलने की। तो क्या मैंने इसको मैं खोलता गया, और जहां से गया जाता रहा, वहां पर खुला हुआ पार्ट खुला रहा कि बंद होता गया, और हर आगे वाला पोर्शन खुलता गया, और इस तरीके से कहां से शुरू किया, कहां खत्म किया, और डीएनए यहां से यहां के बीच में जब यहां पहुंचा तो मेरी पूंछ छोटी थी कि लंबी, लंबी। मैं इस डीएनए से हटा, और हटते ही बेटा पूंछ गिर गई। पूंछ का नाम एमआरएनए, नहीं आया। तो बताओ एमआरएनए इन दोनों पोर्शन के बीच में बना, इधर से, इधर से ना। अगर थोड़ी सी भी आइडिया होगा तो ये बोर्ड में तुम्हें दिखाई पड़ेगा, यू विल सी इट इन द बोर्ड, बोर्ड में आपको दिखाई पड़ने लगेगा। इस बात की मैं गारंटी के साथ कहता हूं, क्योंकि अगर आपकी बुद्धि सही होगी तो दिख जाएगा, नहीं होगी तो नहीं होगा। फिर से बोलो, प्रोकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन के कितने स्टेप, तीनों याद है, तीनों का नाम, पहला क्या है, इनिशिएशन, इलॉन्गेशन, टर्मिनेशन। हमारे एंजाइम का नाम डीएनए डिपेंडेंट, कितने फैक्टर, 6, अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा। इसको क्या करना आता है, क्या नहीं आता, इनिशिएशन। अभी सुनो, मान लीजिए कि ये वो डीएनए है जिससे मुझे एमआरएनए बनाना है। थोड़ा फेवर करिएगा, थोड़ा पेशेंस रखिएगा, आसान लगेगा। ये वो डीएनए है जिससे आपको एमआरएनए बनाना है। लेकिन इस पूरे डीएनए का एमआरएनए नहीं बनेगा। ये रहा वो जगह जहां का नाम है प्रमोटर, और ये वो जगह है जहां पर नाम है टर्मिनेटर। बताओ इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा कि नहीं, और इसका बताओ ट्रांसक्रिप्टेड की अनट्रांसक्रिप्टेड, अनट्रांसक्रिप्टेड। ये वाला अनट्रांस, ये क्या है, प्रमोटर, ये पक्का।
एक कोर एंजाइम आया, ये है वो कोर एंजाइम। इसने कहा कि मैं प्रमोटर पे अटैच होना चाहता हूं और शुरू करना चाहता हूं। तो किसी ने इसे बताया कि भाई साहब आपको शुरू करना, क्या करना? तो बोले मैं कैसे शुरू करूं? तो बोले एक फैक्टर ले आओ, नाम बताओ, सिग्मा फैक्टर। बोलो क्या नाम? अगर तुम्हारे अंदर सिग्मा फैक्टर आ जाए, देखो मैंने सिग्मा लगा दिया, तो अब आप इनिशिएटर एंजाइम कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? इनिशिएटर। पहले आपका नाम क्या था? मजा नहीं आया। पहले क्या नाम था? कोर एंजाइम। अभी क्या नाम? इनिशिएटर एंजाइम हो गए। अब किसी भी इनिशिएटर एंजाइम में एक फैक्टर की 5? कैसे 5? अरे आपने कोर एंजाइम में क्या जोड़ दिया? सिग्मा। भाई बड़ा गड़बड़ कर। कोर एंजाइम में तो बताओ कोर एंजाइम में क्या क्या था? अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा, और आपने क्या जोड़ दिया? सिग्मा। तो अब बताओ एक फैक्टर की 5। एंड नाउ दिस इज नोन एज होलो एंजाइम। बोलो क्या नाम है? होलो। और इस होलो एंजाइम का भी नाम वही है, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। लेकिन इसका काम क्या है? इनिशिएशन। बोलो क्या? और जैसे ही इसने प्रमोटर को देखा, प्रमोटर के साथ जुड़ा, प्रमोटर वाली पोजीशन पर पफिंग आ गई। और ये एंजाइम इसी वाले जगह पर जाकर के अटैच हो गए। बताओ क्या हो चुका है? बोलो इनिशिएशन। और इनिशिएशन के दौरान आपको क्या लगा होगा? यहां नाइट्रोजन बेसेस साथ साथ है कि अलग अलग? हाँ, अलग। तो बताइए इनिशिएशन के लिए कौन सा फैक्टर चाहिए? सिग्मा फैक्टर। नींद आ गई? कौन सा फैक्टर? तो इनिशिएशन करने पर आपको डीएनए काटना पड़ेगा कि पफ करना पड़ेगा? पफ। और जैसे ही बेटा सिग्मा फैक्टर मिल गया, आपका डीएनए खुल चुका है, इनिशिएशन हो चुका है। अब क्या करो? इलॉन्गेशन करने पर क्या करना है? अगर आपको एडेनिन दिखाई पड़ रहा है, क्या दिखाई पड़ रहा है? एडेनिन। ध्यान से देखो, अगर आपको क्या दिख रहा है? एडेनिन। तो यहां क्या रहा होगा? थायमिन। अब आपको क्या करना है? यूरेसिल। फिर से बोलो, एडेनिन और यूरेसिल के बीच में पेयर होगा। अब अगला स्टेप सोचना पड़ेगा, मैं बनाऊंगा तो हटेगा, ये थोड़ा आगे बढ़ा। तो बताओ ये वाला नाइट्रोजन बेस इसके सामने आया होगा। तो जब ये थोड़ा आगे बढ़ेगा, प्लीज ध्यान से देखिए, यहां पहुंच गया, तो बताओ ये राज वो वाला पहला वाला, और ये इसके सामने आया, क्या दूसरा आया? बताओ कौन सा बॉन्ड? न्यूक्लियोटाइड किसके साथ जुड़ा? न्यूक्लियोटाइड। और भाइयों बहनों, न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड के लिए जोड़ने के लिए मुझे होलो एंजाइम चाहिए। होलो एंजाइम चाहिए कि कोर? कोर। इसीलिए एनसीईआरटी इतनी अच्छी बुक है कि उन्होंने क्या किया कि जैसे ही बेटा इलॉन्गेशन चालू हुआ, उन्होंने कहा अब इसने अपना सिग्मा फैक्टर लूज कर देना है। अपनी बुक देखोगे तो दिखाई पड़ेगा। यानी अभी एंजाइम जो होगा वो सिग्मा फैक्टर को लूज कर देगा। अगर सिग्मा फैक्टर लूज कर दिया तो बताओ इस एंजाइम का नाम? और मान लो यहां से शुरू हुआ था, इसका नाम? तो यहां तक आते आते बताओ डीएनए की इसने कोई चेन बनाई होगी। तो ये जो चेन बनी होगी ये डीएनए की क्या एमआरएनए की? पल्ले नहीं पड़ा? पल्ले पड़ा? तो बताओ ये कौन सा एंजाइम था? इनिशिएटर। इसमें कौन सा फैक्टर था? इसने पफिंग की थी कहां पर? प्रमोटर। प्रमोटर। और ये आरएनए खुलता जाएगा और क्या इसमें नए नए न्यूक्लियोटाइड आते जाएंगे? यस। और नए नए न्यूक्लियोटाइड आते जाएंगे तो चेन छोटी होती जाएगी, लंबी लंबी। कौन सा बॉन्ड? फॉस्फोडाइस्टर। किस डायरेक्शन में? फिर एक समय ऐसा आएगा बेटा, एक समय ऐसा आएगा कि बेटा ये करते 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 यहां पहुंचेगा। यस, यहां क्या लगा है? टर्मिनेटर। फिर से बोलो, टर्मिनेटर। और इतनी जगह से ये हो करके आया है, इतनी जगह से होके आया है। तो बताइए आपके कोर एंजाइम के पास जो ये जुड़े हुए हैं, ये कौन है? न्यूक्लियोटाइड जुड़े हैं। किस बॉन्ड से? फॉस्फोडाइस्टर। और कौन सी जगह पर आ गए? टर्मिनेटर।
पर टर्मिनेटर के बाद इसे टर्मिनेशन करना भी नहीं है, तो फिर ये एक नए फैक्टर को एसोसिएट करेगा एंड दैट फैक्टर इज नोन एज रो फैक्टर। फिर से बोलो। और इस रो फैक्टर की प्रेजेंस में बताओ टर्मिनेशन हो जाएगा और ये पूरी की पूरी चेन इस एंजाइम से अलग हो जाएगी। और बताओ ये जो बना है ये क्या है? एमाइन। किसके किसके बीच में? प्रमोटर और नहीं आया? बताओ कितने स्टेप? नंबर 1, नंबर 2 एलॉन्गेशन, नंबर 3 टर्मिनेशन। कहां से शुरू? प्रमोटर से। कहां खत्म? और किसका कोडिंग? स्ट्रक्चरल जीन। और कौन सा एंजाइम? एक। कौन? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। इसका नाम कोर एंजाइम है। कितने फैक्टर? 4। अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा। ये केवल क्या जानता है? क्या नहीं करता? क्या नहीं करता? टर्मिनेशन। बेटा फिर से उसे बटन दबा दो। ये वाली भी दबा दो। तो देखना ब्लिंक ना कर रही हो। ठीक। बताओ कितने स्टेप? 3। क्या आप इस इमेजिनरी लाइन को देख सकते हो? अगर देख पाओगे तो देख पाओगे। क्या तुम लोगों ने कभी घर में चारपाई बिनते हुए देखी है? गांव देखा है? गांव में आपने देखा होगा वो धागे? नहीं देखे? उस धागे के अंदर आप घुसे? कुछ समझ में आया? अब देखना, बताइए अभी ये धागे है, इस धागे के अंदर मैं घुस रहा हूं, मेरा नाम है कोर एंजाइम। मैं इसे खोल, मैंने कौन सा फैक्टर लिया? सिग्मा। खोल लिया? बताइए पूरा खुल गया? केवल इतना ही खुला है। इसके सामने क्या आया? एडेनिन। फिर से बोलो। एडेनिन के सामने यूरेसिल, यूरेसिल। इसके बाद आया ग्वानिन, ग्वानिन के सामने साइटोसिन, साइटोसिन, साइटोसिन। इसके बाद आया थायमिन, थायमिन के सामने एडेनिन। क्या बन रहा है? कौन से बॉन्ड? फास्फोडाइस्टर। न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोटाइड को न्यूक्लियोटाइड से जोड़ रहा हूं, तो मेरी पूंछ छोटी की बड़ी? बड़ी। इस पूंछ का नाम एमआरएनए। एमआरएनए। अब देखना मेरी पूंछ बढ़ते हुए, पूंछ बढ़ रही है एमआरएनए। और मैं कहां पहुंचा? टर्मिनेटर। पहुंचा? बाहर आया। जैसे ही बाहर आया पूछ रही कि अलग हो गई? अलग। जो गिरी पड़ी है वो कौन? एमआरएनए। अभी भी नहीं आया? अभी भी नहीं आया? अब जरा अपनी बुक देखो। 3 डायग्राम है। पहले डायग्राम में कौन सा फैक्टर है? सिग्मा फैक्टर अंदर है। ये क्या कर रहा है? इनिशिएशन। दूसरे डायग्राम में देखो क्या सिग्मा फैक्टर है कि नहीं है? नहीं है। इलॉन्गेशन हो रहा है। और बताओ एंजाइम में जुड़ी हुई है एक चेन, जुड़ी है। और तीसरा फैक्टर रो फैक्टर। रो फैक्टर में बताओ चेन जुड़ी है कि अलग? अलग। और जो चेन अलग हुई है उसका नाम एमा। सो भाइयों बहनों, हमारे पास एक फैक्टर आया सिग्मा, सिग्मा फैक्टर। इट इज फॉर इनिशिएशन। एक फैक्टर आया रो फैक्टर। रो फैक्टर इट इज फॉर टर्मिनेशन। और हमारा अपना एक प्यारा सा कोर एंजाइम जिसके पास 4 अल्फा, बीटा, बीटा डैश, ओमेगा, ये 4 फैक्टर हैं। अगर इसमें क्या जोड़ दो? सिग्मा, क्या हो जाएगा? इनिशिएशन। अगर इसमें क्या जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? टर्मिनेशन। अगर इसमें कुछ ना जोड़ो, हाँ, एलॉन्गेशन। 1 साल एम्स में क्वेश्चन आया, अभी तो नहीं आया, पुराना, बहुत पुराना क्वेश्चन, कि अगर हमारे पास कोर एंजाइम हो, क्या? फिर से बोलो। और सिग्मा फैक्टर ना हो, क्या ना हो? तो बताओ आरएनए बनेगा कि नहीं बनेगा? बनेगा। बट इट इज नॉन स्पेसिफिक। इट इज, ये कहीं से भी बनना शुरू हो जाएगा, कहीं से भी बनना शुरू। क्या बोला मैंने?
इसका मतलब है कहीं से भी बनना है तो बेटा आप कहीं से भी बना लो, उसके लिए इनिशिएशन की जरूरत नहीं। और इनिशिएशन होने के लिए कौन सा चीज चाहिए? प्रमोटर। सुन नहीं रहे तो इसीलिए मुझे टॉपिक को रिक्रिएट करना पड़ता है, रीस्टार्ट करना पड़ता है। तुम्हें लगता है सब कुछ उसी में चल रहा, फिर से आओ। अब देखते हो, तुम्हें बताता हूं कि क्या एनसीईआरटी में नहीं है और क्या क्वेश्चन पूछे गए और नीट में पूछे गए, ऑल इंडिया में पूछे गए, जिसका इतना हुआ बना दिया जाता है। बेटा नहीं। बताओ, ये वाला पोर्शन प्रमोटर हुआ और ये टर्मिनेटर। सो एक प्रमोटर और एक टर्मिनेटर। प्रमोटर की तरफ बेटा प्रोसीड हो रहा है इनिशिएटर एंजाइम, जिसमें कौन सा फैक्टर है? सिग्मा फैक्टर। तो कैसे पता चल जाता है इस इनिशिएटर एंजाइम को कि यहां प्रमोटर अटैच्ड है? या कैसे पता चल जाता है कि मुझे कहां जुड़ना है? इसको पता करने के लिए सिग्मा फैक्टर कुछ बेटा अपस्ट्रीम सीक्वेंसेस देखता है। सो प्रमोटर के 10 बेस पहले, 10 से 15 बेसेस पहले, प्रोकैरियोट के प्रमोटर के 10 से 15 बेसेस पहले एक अजीब सा सीक्वेंस पाया जाता है, एंड दैट सीक्वेंस इज नोन एज TATAAT। और आप इसमें से ये याद रखना, बोलो क्या? टाटा। व्हाट इज टाटा? थायमिन, एडेनिन, थायमिन, एडेनिन, एडेनिन, थायमिन। And this Tata sequence is always present before the promoter. प्रमोटर के पहले, और कितना पहले? लगभग 10 से 15 बेस पहले ये सीक्वेंसेस पाया जाएगा। और इसी सीक्वेंसेस को देख करके सिग्मा फैक्टर और ये फैक्टर किसे अनुमान लगाएंगे? प्रमोटर। एंड दैट्स व्हाई दिस बॉक्स इज नोन एज टाटा बॉक्स। बोलो क्या नाम? टाटा। एंड दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इवन इट इज नॉट गिवन इन एनसीईआरटी। उन्हें जगाइए। ऐसी गर्मी में भी सो लेते हो? तो बोलते हैं अगर सिग्मा फैक्टर ना होता, अमन ध्यान से सुनना, अगर क्या ना होता? सिग्मा फैक्टर, तो इनिशिएशन करने की क्षमता कहां से? प्रमोटर से। पर क्या करने की क्षमता होती? इलांगेशन। तो बताओ, ये एंजाइम कहीं से भी चेन बनाने लगता है, यस और नो? यस सर। इसका मतलब तुम्हारा कोर एंजाइम एमआरएनए बनाता है, लेकिन स्पेसिफिक कि नॉन स्पेसिफिक? नॉन स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक एमआरएनए बनाने के लिए यू नीड सिग्मा फैक्टर। और याद रखना, हर सिग्मा फैक्टर ये डिसाइड करेगा कि ये एंजाइम कौन सा एंजाइम? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज कहीं भी अटैच हो जाएगी प्रमोटर में। और प्रमोटर में अटैच होने के लिए उसे कौन सा बॉक्स चाहिए? टाटा बॉक्स। व्हाट इज टाटा बॉक्स? थायमिन, एडेनिन, थायमिन, एडेनिन, एडेनिन, थायमिन सीक्वेंस। एंड दैट बॉक्स ऑलवेज प्रेजेंट फ्रॉम अपस्ट्रीम टू प्रमोटर। कितने बेसिस? 10 से 15। और एक बार यहां पर ये अटैच हो जाए, इसके बाद वही होना है पफिंग। और पफिंग होकर के क्या चालू करना है? एंजाइम। और शुरू कर देना। और कहां जाना है? टर्मिनेटर। कौन सा फैक्टर? रो फैक्टर। भाई प्लीज ध्यान से सुन लो, नहीं मरोगे, हमारा कुछ नहीं जाएगा, आपका बड़ा समस्या आ जाएगा। तो बताओ, अगर कौन सा फैक्टर ना हो तो ट्रांसक्रिप्शन होगा ही नहीं करेगा? स्पेसिफिक के नॉन स्पेसिफिक। तो अगर आपको स्पेसिफिक जगह से ही शुरू करना है, सो यू नीड सिग्मा फैक्टर। और सिग्मा फैक्टर ये कैसे पता लगाएगा कहां जुड़ना है? देयर आर सम सीक्वेंसेस नोन एज टाटा। व्हाट इज टाटा? थायमिन, एडेनिन, थायमिन, एडेनिन, एडेनिन, थायमिन। एंड दीज आर आल्सो नोन एज प्रिम्बो बॉक्स। क्या बोलते हैं? प्रिम्बो। ऑल दो टाटा बॉक्स और द प्रिम्बो बॉक्स। और ये क्वेश्चन 2 बार शायद पूछा जा चुका है। आप अगर अनसॉल्व लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आपको मिलेगा। टाटा और द प्रिम्बो बॉक्स, और यहीं से शुरू होगा इनिशिएशन। खैर, अब आइए प्रोकैरियोट की सेल में चलिए।
जैसे ही प्रोकैरियोट की सेल में आप जाएंगे, आपको दिखेगा कि आपका जो डीएनए है ये साइटोप्लाज्म में पड़ा हुआ है। बेटी आप इधर ध्यान दो, खड़े हो। हाँ बताओ, बैक्टीरिया में किस ईआर में प्रोटीन सिंथेसिस होगी, आरईआर की एसईआर? एक मिनट, आरईआर। किसमें? आरईआर होगा, एसईआर होगा। तुम्हें गर्मी से फुर्सत मिले तब ना, ये जताने से कि बड़ी गर्मी लग रही है। बैठ जाओ, नहीं कंटाप पड़ेगा भाई। भाइयों बहनों ध्यान सुनो। क्या बेटिया? सर आपका जानो गर्मी लगती है सर, आप समझ नहीं रहे। भाइयों बहनों देखो, बातें मत करो। अगर एमआरएनए बन जाए तो प्रोटीन बनाने के लिए हमें राइबोसोम चाहिए, और इन राइबोसोम को मैंने बोला था पॉलीसोम्स। क्या बोला था? पॉलीसोम। बच्चा मेरे ध्यान सुनो, जिशान बेटा बातें मत करो। तो जो डीएनए से एमआरएनए बना है, उस एमआरएनए को राइबोसोम के ऊपर रखना पड़ेगा, और राइबोसोम के ऊपर अगर एमआरएनए आ गया तो याद रखना ये एमआरएनए बनाने लगेगा प्रोटीन। कैसे बनाने लगेगा वो आगे की कहानी में पढ़ाऊंगा, मैं पढ़ाऊंगा, अभी नहीं पढ़ाया मैं। तो जो भी एमआरएनए बनेगा उसे राइबोसोम मिलकर के प्रोटीन में तब्दील करेंगे। एमआरएनए इस दुनिया में आया ही है कि डीएनए से बने एमआरएनए, एमआरएनए से क्या बने? प्रोटीन। तो आप जान लें कि राइबोसोम हमेशा साइटोप्लाज्म में है। कहां पर है? साइटोप्लाज्म। पर आपका सौभाग्य यह है कि डीएनए से एमआरएनए भी क्या बन रहा है? साइटोप्लाज्म। क्यों? पता नहीं सर, हमें क्या मालूम? क्यों? क्योंकि इस डीएनए के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है कि नहीं है? दिमाग लगाओ, नहीं मरोगे। डीएनए के चारों तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो जो डीएनए से एमआरएनए बन रहा है वो न्यूक्लियस के अंदर बन रहा है कि साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म। और प्रोटीन सिंथेसिस भी कहां होनी है? तो जहां एमआरएनए बन रहा है वहीं पर होनी है प्रोटीन सिंथेसिस। और दूसरा, जो एमआरएनए हमारा बन रहा है वो एक्टिव की इनएक्टिव? क्यों एक्टिव? भूल गए सर, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक डीएनए की जीन है। प्रोकैरियोटिक डीएनए की जीन इज मोनोसिस्टोनिक की पॉलीसिस्टोनिक जीन का एमआरएनए कॉन्टिन्यूअस की डिस्को कॉन्टिन्यूअस, एक्टिव की इनएक्टिव एक्टिव, और इसे प्रोसेस करने की जरूरत। ये है क्लास, अगर दही ढंग से समझेगी तो इसलिए कहते हैं अभी डीएनए से एमआरएनए पूरा बन भी नहीं पाता। ध्यान सुनना, आगे बहुत काम आएगा। अभी डीएनए से एमआरएनए पूरा बन ही नहीं पाता, पूरा नहीं बन पाता, और क्या चालू हो जाती है? प्रोटीन। इसके कितने कारण? दो। पहला कारण डीएनए का कंपार्टमेंट और प्रोटीन सिंथेसिस का कंपार्टमेंट अलग अलग थी, सेम। इसे खड़ा करो। यस, गर्ल्स वाली लाइन के जस्ट पीछे तेज बहादुर अपने बगल वाले। यस, तेरा डीएनए, इससे बना एमआरएनए, प्रोटीन सिंथेसिस कहां होगी? तुम दूसरी बार फंसे हो और तुम्हें बात करने से फुर्सत नहीं है। बताइए, ये प्रोकैरियोट की यूकैरियोट? और बेटा प्रोकैरियोट नहीं है, ये यूकैरियोट है। तो इसका डीएनए एमआरएनए कहां बनाता है? न्यूक्लियस के अंदर। और प्रोटीन सिंथेसिस होगी न्यूक्लियस के अंदर कि साइटोप्लाज्म? साइटोप्लाज्म। तो बताओ, ट्रांसक्रिप्शन का कंपार्टमेंट और ट्रांसलेशन का कंपार्टमेंट एक ही कि अलग अलग? अलग अलग। और दूसरा, यहां बनने वाला एमआरएनए है कि एचएनआरएनए? एचएनआरएनए। व्हाई इट इज एचएनआरएनए? जिसका जवाब दो तभी बैठोगे। व्हाई इट इज एचएनआरएनए? पता ही नहीं सर। बिकॉज यूकैरियोटिक जीन आर स्प्लिट जीन, इसीलिए चैप्टर मुश्किल है, क्योंकि यूकैरियोटिक जीन और स्प्लिट जीन हमेशा कॉन्टिन्यूअस आरएनए।
क्या उसमें एक्सॉन इंट्रॉन होगा? तो बताओ जो आरएनए बना वो एक्टिव है कि इनएक्टिव? इनएक्टिव। किसके केस में? यूकैरियोट। और प्रोकैरियोट के केस में आरएनए एक्टिव है। तो उसे प्रोसेस होने की जरूरत, मैच्योर होने की जरूरत, ऑलरेडी मैच्योर है। और डीएनए से आरएनए बनने वाला कंपार्टमेंट और आरएनए से प्रोटीन बनाने वाला कंपार्टमेंट अलग अलग सेम। इसलिए ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइमल्टेनियस करना किसका फीचर है? प्रोकैरियोट। और ट्रांसक्रिप्शन अलग और ट्रांसलेशन अलग, ये काम करना यूकैरियोट। बैठ जाओ। जब रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन पढ़ाएंगे तो हवा नहीं लगेगी क्या हो रहा है, और यहां से बेस कमजोर हो जाएगा। बताने का, बतियाने का इतना फुर्सत है, पता नहीं क्या बातें करना है। पहले ये काम गर्ल्स करती थी, आजकल बॉयज करते हैं, क्योंकि ससुर भी कभी बाप था, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, वही टाइप का। अरे यार भाई साहब इधर देख लो, काम आएगा। बताइए, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन के कंपार्टमेंट सेम कि अलग अलग? सेम। तो यहां पर मैं लिखने जा रहा हूं प्रोकैरियोट की खास बात, और आगे चल के मैं यहां से क्वेश्चन पूछूंगा, और जो नहीं बताएगा मार पड़ेगी। इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल, द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन व्हाट इज ट्रांसलेशन? Protein synthesis. What is transcription? mRNA. Transcription and translation is simultaneous. Why it is simultaneous? Because the formation of mRNA and formation of protein occur in same compartment is different. Same compartment. And that same compartment is cytoplasm. And in eukaryote, transcription and translation occurs in different compartment. And that's why it is simultaneous ki non-simultaneous? Non-simultaneous. Very good. दूसरा कारण बताओ। एक कारण तो हो गया, बनने वाला mRNA एक्टिव कि इनएक्टिव? किसमें एक्टिव, किसमें इनएक्टिव? यूकैरियोट में एक्टिव कि इनएक्टिव? इनएक्टिव। क्यों इनएक्टिव? क्योंकि वो कैसा बना रहा है? HNRNA। व्हाट इज HNRNA? जिसमें क्या हो? इंट्रॉन और एक्सॉन। इंट्रॉन और एक्सॉन। बस 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 हो गया, हम समझ गए। ओके, किसी तरह देख लो, ध्यान से, जिंदगी है, काट लो। जी दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। मदर इंडिया का गाना है, मदर इंडिया पिक्चर सुना है? उसमें दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा, जीवन है अगर जहर तो जीना ही पड़ेगा। हाँ बस बस। Now, the eukaryotic transcription। बेटा अभी तुम बच्चे हो और मैं तुमसे कम से कम 10 से 15 साल अहेड हूं, अगर ज्यादा भी हो सकता, मैं तो एक एवरेज बता, चलो मैं 40 साल, तुम खुश रहो। और मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ तुम्हें बताता हूं कि तुमने जिसको हलवा मान रखा है, जिसका नाम है जिंदगी, ये जिस दिन तुम जीने लगोगे, अभी तुम क्यों नहीं जी रहे हो? क्योंकि तुम्हारे मम्मी पापा का हाथ तुम्हारे पर है। एक उम्र के बाद वो कहते हैं तुम जानो तुम्हारा काम जाने। उस दिन समझ में आता है कि एक्चुअली दुनिया क्या है।
और उस दिन के लिए तुम्हें मजबूत करके बनाया जा रहा कि तुम मजबूत हो जाओ, ताकि जब जिंदगी में थपेड़े पड़े तो तुम सहन कर सको। वरना आप रात भर क्या करते हो, गिटार बजाते हो, गिव मी सम सनशाइन, गिव मी सम रेन, गिव मी अनदर चांस। ये कमजोर दिल वाले करते हैं। जीना हमेशा है, बुरी से बुरी जिंदगी अच्छी से अच्छी मौत से भी बेहतर है। क्या बोला मैंने? बुरी से बुरी जिंदगी अच्छी से अच्छी मौत से भी बेहतर है, क्योंकि एटलीस्ट आप जिंदा तो है। नहीं समझ में? तो आप बुरा जिंदा रहना चाहेंगे? अच्छा, तो अच्छा जिंदा रहने के लिए चाहिए करियर। क्या चाहिए? और करियर के लिए एक बच्चा मेरे पास आया, कहता सर इससे बढ़िया तो हम खाना बदोश थे। व्हाट इज खाना बदोश? नोमैडिक। जब हम सर केवल हंट करते थे, केव में छुपते थे, मार के खा लेते थे, रात भर आराम करते थे, फिर सुबह करते थे। पहले पता नहीं क्यों सभ्यताएं आई, क्यों सभ्यताएं कबीले बने, क्यों सर संस्कृति बनी, क्यों पढ़ाई बनी, और ये बताओ एग्जाम किसने बनाया? जानवर तो एग्जाम देते नहीं सर, आराम से मस्त मौला जिंदगी जीते। तो तुमने सुना कि कोरोना जानवरों को हुआ, तो बड़े लोग बड़े खुश होते हैं, इससे बढ़िया अच्छा होता कि मैं जानवर होता, मुझे कोरोना ना होता। तब मैं कहता तुम्हें FMDB होता। फुट एंड माउथ डिसीज, वायरल डिसीज है। मुंह सड़ जाता है, पैर सड़, मुंह पका, खुर पका। सो यू नो, दुनिया में हर जगह चैलेंज है। जब मैं बचपन सोचता हूँ, मैं सोचता हूँ बचपन में कोई चैलेंज नहीं है, कितना बढ़िया जिंदगी जीता था। लेकिन जब मैं बचपन में था तो बड़ा परेशान था। 4 भाई थे, ओवर क्राउडेड फैमिली, 4 भाई हम लोग मिलकर के, एक सिस्टर, 5 लोग। और मुझे लगता था, और मैं बीच में था एकदम, 2 ऊपर भैया, दीदी, मैं, 2 छोटे भाई। तो मुझे लगता था आई वॉज अ अनवांटेड चाइल्ड। मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं दुनिया में कर क्या रहा हूं। साला मिठाई आए तो पहले छोटा खाए, कोई बड़ा डिसीजन लो तो बड़ा करेगा, सिस्टर एक तो उसको तवज्जो ज्यादा। और हम लोग से पूछते थे वो कहाँ गया, बोले कहीं कहीं घूम रहा। और मैं भी घूमता रहता था, घूमता। मेरे पास एक चाकू थी और मैं उसे रोज पहना करता था कि कल मर जाऊंगा, आज की कल कोई मुझे प्यार नहीं करता, कल मैं मर जाऊंगा। फिर मैं सोचता था आज बाबूजी आएंगे तो शायद केले लेके आए, आज के सब खाना वाना केले मिठाई खा लूं, कल मर जाऊंगा। एंड देयर वाज अ चैलेंज। देयर वाज अ चैलेंज। जिंदा रहना चैलेंज था, क्योंकि पढ़ाई अपने आप में एक टेंशन थी। और तुम जिसका मजाक बना रहे हो उसको समझता मैं भी समझता। मैं उन्हीं गलियों से आया हूं जहां पर तुम अभी टहल रहे हो, और मैं इतना फुहड़ हूं कि तुम मेरी फुहड़ता संभाल नहीं पाओ। कभी अकेले मिलो। इसलिए जहां तक गर्ल्स बैठी शांत रहो, ऐसा कचर के मारेंगे हम। आई जस्ट वॉन्ट टू टेल यू कि बेटा परेशान मत हुआ करो। जिंदगी में परेशानियां बहुत है, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक परेशानियां हैं। और खुश रहना एक चॉइस है, स्टेट नहीं है। स्टेट नहीं है, खुशी होने की कोई कंडीशन पैदा नहीं होगी, चॉइस होती है। आप इस कंडीशन में भी खुश रह सकते हो, और आप बढ़िया एकदम महल में लेटे होकर के भी दुखी हो सकते हो। बिकॉज खुश रहना एक कंडीशन है कि चॉइस। आपको भयानक चोट लगी फिर भी आप हंस सकते हो, इट इज अ चॉइस। और आप डल्लब के गद्दे पे सो रहे फिर भी रो सकते हो, हाय राम तुमने मेरे साथ बड़ा गलत किया, ऐसा। तो इस गर्मी में खुश रहना दुख है, चॉइस है, हाँ? और अगले 20 मिनट तक मम्मी कसम है अगर किसी ने इधर उधर हिला। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन। यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन की पहली बात कि इस न्यूक्लियस में प्रेजेंट इस डीएनए ने 3 आरएनए बनाने हैं। एक आरआरएनए, एक एमआरएनए
और एक tRNA। rRNA, mRNA, tRNA को बनाने के लिए देयर आर 3 एंजाइम। तीन एंजाइम्स है। पहला एंजाइम है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट। देखिए नाम बहुत आसान है, आपको याद रहेंगे। इट इज नोन एज डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, या फिर इसे सिंपली पॉलीमरेज फर्स्ट बोलते हैं। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट क्या बनाएगा? आरआरएनए। मैंने क्या बनाया? आरएमटी। आरआरएनए कितने प्रकार के आरआरएनए? 3। बोलो कौन? 28S, 18S, 5। और इसके बाद टी, आरएमटी में आरएनए पॉलीमरेज थर्ड विल फॉर्म टीआरएनए। तो बताओ डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज थर्ड ने टीआरएनए तो बनाया, साथ में इसने और क्या बनाया? इसने बनाया एसएनआरएनए। ये एक्स्ट्रा चीज है, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। और इसके अलावा 5 स्वेडबर्ग यूनिट का आरआरएनए। अजीब कहानी है। वैसे आरआरएनए को किसके द्वारा बनना चाहिए? आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट के द्वारा। लेकिन अगर आरएनए पॉलीमरेज 5 स्वेडबर्ग यूनिट का है, 5 स्वेडबर्ग यूनिट का आरआरएनए है, तो बता दो वो किससे बनेगा? टी किससे बनेगा? फर्स्ट से कि थर्ड से? फर्स्ट। और यहां पर किससे बना था? फर्स्ट। बताओ फर्स्ट से क्या बनेगा? आरआरएनए। तीनों आरआरएनए याद है? बोलो। 28S, 18S, 5.8S। अच्छा, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज थर्ड याद रहेगा? क्या बनाएगा? टीआरएनए और एसएनआरएनए। और अब मैं जो तीसरी चीज पढ़ा रहा हूं उसको ध्यान दो। वो क्या है? सर ये है डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड। और डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड ये यूकैरियोटिक जीन से बनाएगा आरएनए को। और आपको मालूम है यूकैरियोटिक जीन कैसी थी? भूल गए होंगे? कॉन्टिन्यूअस की स्प्लिट। तो याद रखना डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बनाएगा, बल्कि स्प्लिट एमआरएनए बनाएगा। एक्सॉन एंट्रॉन, एक्सॉन एंट्रॉन, एक्सॉन एंट्रॉन। इस तरीके के आरएनए का नाम क्या है? एचएनआरएनए। और याद रखना इसी एचएनआरएनए से आगे होगी प्रोसेसिंग। क्या होगी? प्रोसेसिंग, जिससे बनेगा मैच्योर आरएनए। तो एचएनआरएनए इज द प्रिकर्सर ऑफ मैच्योर आरएनए। और कौन सा मैच्योर आरएनए? एमआरएनए। तो जो मैंने फॉर्मूला आपको लिखाया था आरएमटी 1 2 3, जरा याद करो। आरएनए पॉलीमरेज फर्स्ट, आरएनए पॉलीमरेज थर्ड टीआरएनए, आरएनए पॉलीमरेज सेकेंड एमआरएनए। डायरेक्ट एमआरएनए, डायरेक्ट के बजाय क्या बनाएगा? एचएनआरएनए। और एचएनआरएनए की क्या होगी? प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग होकर के क्या बनेगा? मैच्योर आरएनए। व्हाट इज मैच्योर एमआरएनए? एमआरएनए। इसमें क्या नहीं होगा? क्या जुड़ जाएंगे? एक्सॉन। इसका मतलब प्रोसेसिंग सीखनी पड़ेगी। और प्रोसेसिंग ऑफ द आरएनए आर ऑफ 3 टाइप। 3 प्रोसेसिंग होनी है। वन इज नोन एज कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग। पल्ले में नहीं पड़ेगा। हाँ चलो धीरे धीरे समझ में आएगा। फिर से यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन,
यूकैरियोटिक ट्रांसक्रिप्शन में तीनों आरएनए को बनाने के लिए एक एंजाइम की 3 एंजाइम? 3 एंजाइम। प्रोकैरियोट में एक ही एंजाइम था, यहां पर कितने एंजाइम? 3 एंजाइम। तीनों एंजाइम का फॉर्मूला क्या है? रूल याद है? बोलो। RMT। कैसे याद रखोगे? HMT 1 2 3। RMT 1 2 3। RNA DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज फर्स्ट क्या बनाएगा? RNA। DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज थर्ड, और SNRNA और 5S RNA। और बताओ DNA डिपेंडेंट RNA पॉलीमरेज सेकेंड, mRNA डायरेक्ट बनाएगा, क्या बनाएगा? HN। अब इधर देखो, मान लीजिए ये एक RNA बना, तो इस RNA का एक होगा 5 प्राइम एंड, एक होगा 3 प्राइम एंड, और इन 3 प्राइम एंड और 5 प्राइम एंड में एक्सॉन होंगे और साथ में होंगे इंट्रॉन्स। और ऐसा RNA कहलाएगा HNRNA। ध्यान सुनते जाइएगा। तो बोलते हैं इस HNRNA को मैच्योर mRNA बनाने के लिए 3 काम। पहला काम, 5 प्राइम एंड पर, 5 प्राइम एंड अपस्ट्रीम की डाउनस्ट्रीम? तो बताओ टोपी कहां पहनते हैं? पैर में कि सर में? ऊपर के नीचे? अपस्ट्रीम की डाउनस्ट्रीम? तो जो 5 प्राइम एंड है, यहां पर हम लोग एक बेस लगाएंगे, नाम है ग्वानोसिन। बोलो मेरे साथ, बोलो बोलो। फिर लिखेंगे ट्राइफॉस्फेट। बोलो पूरा नाम बोलो। ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसमें जुड़ा है मिथाइल। क्या? मिथाइल। तो बताओ 5 प्राइम एंड पर एक कैप लगाई जाएगी, नाम है मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसके अलावा यहां पर कुछ एंजाइम जिनका नाम है स्प्लाइसियोसोम्स, वो जगह जगह पर लगेंगे, और वो जगह होंगी इंट्रॉन। इंट्रॉन वाली जगह पर स्प्लाइसियोसोम्स एक तरीके की प्रोटीन्स हैं, वो लगेंगे, और ये जो स्प्लाइसियोसोम्स इन इंट्रॉन को काटने लगेंगे, और जैसे ही इंट्रॉन कटने लगे सारे एक्सॉन दूसरे एक्सॉन से जुड़ने लगेंगे। याद रखना, इंट्रॉन का हट जाना, कटिंग ऑफ इंट्रॉन्स, इट इज नोन एज स्प्लाइसिंग। और जिस समय स्प्लाइसिंग चल रही होगी, ध्यान सुन लो भाई, गड़बड़ मत करना, उसके पहले ये हो चुका है, मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट लग चुका है। ट्राइफॉस्फेट का लगना इट इज नोन एज कैपिंग। बोलो क्या नाम? क्लैपिंग। और बेटा स्प्लाइसियोसोम का काटना इंट्रॉन का, इट इज स्प्लाइसिंग। जब बेटा कैपिंग और स्प्लाइसिंग कंप्लीट हो रही होगी, उसी समय इसकी 3 प्राइम यूनिट पर, 3 प्राइम यूनिट पर बहुत सारे एडेनिन आकर के लग जाएंगे। एडेनिन, और एडेनिन की एक टेल बनेगी, एंड दिस इज नोन एज पॉलीएडेनाइलेट टेल। एंड दैट प्रोसेस इज नोन एज टेलिंग। याद रखना, कैपिंग, स्प्लाइसिंग और टेलिंग का सीक्वेंस, पहला कैपिंग, पहला, और स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग इट अकर्स साइमल्टेनियसली। पहले कौन होता है? कैपिंग। और कौन दो चीजें साथ साथ होते हैं? स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग। और इसके बाद जो mRNA आपको मिलेगा, इट इज नोन एज मैच्योर mRNA, जिसमें एक तरफ कैप है मिथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट की, और एक तरफ एडेनाइलिक एसिड की लंबी चेन है।
और यहां पर इंट्रॉन है कि सारे एक्सॉन, सारे एक्सॉन, एंड दैट इज नोन एज मैच्योर एमआरएनए। अपनी बुक देखो, पेज नंबर 110, पेज नंबर 110 ध्यान से देखो। पहले क्या दिखाई पड़ रही है? ऊपर वाला कैपिंग, तब तक स्प्लाइसिंग नहीं हुई है, केवल क्या दिखाई पड़ रही है? कैपिंग। क्या जुड़ा हुआ है? मेथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। दोबारा दूसरे पॉइंट पर क्या चालू हो गई? स्प्लाइसिंग। और जब स्प्लाइसिंग चालू हुई तभी क्या चालू हो गई? टेलिंग। टेल में क्या लगे? पॉली एडेनाइलेट। अब ध्यान से सुनना, अगर कॉन्सेप्ट सुनना चाहते हो तो, नहीं तो बाकी तुम्हारी मर्जी। हटा दें? नहीं सर। प्रोसेसिंग में कितने प्रोसेस हैं? तीनों याद है? पहला कैपिंग, फिर स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग। याद रखना, पॉली एडेनाइटिक टेल में जो एडेनाइनिन के रेजिड्यू हैं लगभग 200 एडेनाइनिन, एंड दीज आर टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। कई लोग बच्चे पूछते हैं कि व्हाट इज टेम्पलेट इंडिपेंडेंट। इसका मतलब यह है कि ऐसा नहीं है कि डीएनए के टेम्पलेट में, टेम्पलेट डीएनए में या टेम्पलेट स्ट्रैंड में यहाँ बहुत सारे थाइमिन हुए हों तब जा करके तुम्हारे आरएनए में एडेनिन हुए हो। नो, एडेनिन लगाने के लिए आपको डीएनए पर डिपेंड होना पड़ेगा कि नहीं? नहीं। सो पॉली एडेनाइलेट टेल इज अ टेम्पलेट इंडिपेंडेंट, और लगभग 200 एडेनाइलिक एसिड जुड़ते हैं और लंबी चेन बांध देते हैं 200। अब कॉन्सेप्ट सुनो, अगर कॉन्सेप्ट पकड़ लेंगे तो कभी नहीं रट्टा मारोगे। कॉन्सेप्ट ये है कि सर प्रोकैरियोटिक लोगों का तो अच्छा है। क्या अच्छा है? अच्छा ये है कि सर इधर से उन्होंने एमआरएनए बनाना चालू किया और तब तक इनमें क्या लगने लगे? राइबोसोम। क्या लगने लगे? और क्या बनने लगी? प्रोटीन। अभी पूरी तरीके से एमआरएनए बन भी नहीं पाया था, क्या बनने लगी? प्रोटीन। ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। खुद सोचो, ये रहा वो डीएनए और ये डीएनए का वो स्ट्रैंड जहां से एमआरएनए बनना है, और एमआरएनए बनना शुरू हुआ है। सोच करके देखना, केवल एमआरएनए की केवल अभी हेड बाहर आया है, अभी पूरा एमआरएनए बना नहीं है। उस पे क्या लगने लगे? राइबोसोम। और क्या बनने लगी? प्रोटीन। इट इज लाइक कि एमआरएनए लंबा होता गया इधर की तरफ और प्रोटीन लंबी होती गई इधर की तरफ। तो बताओ क्या क्या साथ साथ होता रहा? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन। तो हमें एमआरएनए के लॉस होने का कोई डर नहीं है। सर क्यों नहीं? क्योंकि इधर एमआरएनए बना और इधर प्रोटीन बनने लगी। लेकिन जरा यूकैरियोटिक लोगों को ध्यान से देखो। यूकैरियोटिक में एमआरएनए बन रहा है न्यूक्लियस में। कहां बन रहा है? न्यूक्लियस। ये डीएनए और ये रहा एमआरएनए। भैया ध्यान से देख लो। और ये एमआरएनए अभी बना है कि एचएनआरएनए है? एचएनआरएनए। और प्रोटीन बननी है यहां कौन? साइटोप्लाज्म। तो जब हम यहां एमआरएनए भेज रहे होंगे कि वो जाकर प्रोटीन बनाए, तो दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियस होंगे कि नहीं होंगे? नहीं होंगे। तो वो एमआरएनए जब न्यूक्लियस से बाहर आएगा तो उसके लॉस होने के चांसेस हैं। किसके? इसलिए हम लोग एमआरएनए को प्रोटेक्ट करके भेजते हैं। उसके हेड में प्रोटेक्शन देते हैं, उसके टेल में प्रोटेक्शन देते हैं। और हेड में क्या लगाते हैं? मेथाइल ग्वानोसिन ट्राइफॉस्फेट। और टेल में पॉलीएडेनाइन, ताकि जो हमारा आरएनए है, एमआरएनए है, वो बेटा कंजर्व रहे। क्या रहे? कंजर्व। क्या रहे? तो बताओ, यही स्प्लाइसिंग, यही कैपिंग, यही टेलिंग। पहली बात तो स्प्लाइसिंग की जरूरत क्यों नहीं? क्योंकि वहां पर एक्सॉन इंट्रॉन नहीं है। तो फिर कैपिंग टेलिंग क्यों नहीं?
क्योंकि कैपिंग और टेलिंग की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि हमें आरएनए को सिक्योर करने की जरूरत, जैसे ही आरएनए आगे जाएगा क्या बना लेगा, क्यों? क्योंकि ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन अलग अलग की साइमल्टेनियस, और यहाँ पर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन साइमल्टेनियस नहीं। आरएनए कहाँ बन रहा है? न्यूक्लियस। और प्रोटीन कहाँ बन रही है? साइटोप्लाज्म। और आरएनए जो बना वो एक्टिव की इनएक्टिव? तो पहले आरएनए को क्या कराओ? एक्टिव। और एक्टिव करने के लिए उसके क्या निकालो? एक्सॉन, इंट्रॉन, और क्या जोड़ो? एक्सॉन। और इस काटने पीटने के चक्कर में कहीं कोई आरएनए का हिस्सा खराब हो गया तो बताओ आरएनए कंजर होगा कि नहीं? नहीं। इसलिए आरएनए को करो कंजर। हेड में मतलब 5 प्राइम क्या लगाओ? कैप। और टेल में क्या लगाओ? एडनालिकस। और बोलते हैं कि स्प्लाइसिंग करना इट इज द एंशिएंट फीचर। ये एक एंशिएंट फीचर है। इधर देखो भाई, बोलते हैं ये एक एंशिएंट फीचर क्यों है? क्योंकि बेटा ये आरएनए की दादागिरी का एक और नया नमूना है, आरएनए वर्ड की डोमिनेंसी का एक नया नमूना है। बोले कैसे? बोले तुमने मार पीट करके डीएनए से आरएनए बना भी लिया, फिर भी प्रोटीन नहीं बन रही है। क्यों प्रोटीन नहीं बन रही है? क्योंकि ये जो आरएनए है ये एक्टिव आरएनए है कि एचएनआरएनए? एचएनआरएनए। अब आरएनए कहेगा हम डिसाइड करेंगे कि प्रोटीन बननी है कि नहीं। तो कुछ लोग बोलते हैं डीएनए महत्वपूर्ण है। बोले डीएनए महत्वपूर्ण नहीं है, डीएनए एक जौहरी है जिसने चीजों को केवल स्टोर किया है। क्योंकि डीएनए की इंफॉर्मेशन आरएनए में आ भी जाए तब भी प्रोटीन नहीं बनती, क्योंकि डीएनए से आरएनए बना पर कैसा बना? एचएनआरएनए। अब एचएनआरएनए मुस्कुरा रहा, हम चाहें तो प्रोटीन बनाएं, चाहें तो। इसका मतलब है हमारी दादागिरी है कि अगर हम स्प्लाइसिंग ना करें, क्या ना करें? कैपिंग ना करें, टेलिंग ना करें तो प्रोटीन। इसका मतलब प्रोटीन बनाने में दादागिरी डीएनए की चलेगी कि नहीं? नहीं चलेगी। किसकी चलेगी? इसका मतलब वर्ड किसका है? डीएनए का कि आरएनए? और इसीलिए एनसीईआरटी एक लाइन लिखती है, अंडरलाइन करिएगा आप लोग, पेज नंबर है 111 और जेनेटिक कोड के ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ रहा हूं मैं। The significance of such complexities is now beginning to be understood. The split gene arrangement represent probably an ancient feature of genome. कौन सा फीचर? स्प्लिट जीन। कॉन्टिन्यूअस की स्प्लिट, स्प्लिट। The presence of intron is a reminiscence of antiquity. एंटीक किसे बोलते हैं? एंटीक किसे बोलते हैं? जो नया है कि पुराना? पुरानी। और एंटीकिटी का मतलब ही होता है पुरानी धरोहर। तो बोलते हैं स्प्लाइसिंग होना ये हमारे लिए धरोहर जैसा है। क्यों? क्योंकि सर इट इज अ रिमेनेंस ऑफ एंटीकिटी। रिमेनेंस का मतलब है ये पुरानी दो धरोहर के बारे में बता रहा। क्यों? क्योंकि ये किसकी दादागिरी के बारे में बता रहा है? क्योंकि पहला जेनेटिक मटेरियल कौन था? आरएनए। तो जब हमारी पूरी दुनिया डीएनए पे डिपेंडेंट है कि आरएनए आगे लिखा है। And the presence of splicing represent the dominance of RNA word. In the recent time, understanding of RNA and RNA dependent process in the living system have assumed more importance. किससे more? डीएनए। इसका मतलब हमारी लड़ाई जो चालू हुई थी कि कौन बेहतर, तो बोले आजकल क्या बेहतर लगने लगा है? क्योंकि डीएनए का मेन काम क्या था? स्टोर, लेकिन एक्सप्रेस करना। अच्छा, R2 बैच कल की क्लास हो सकेगी प्रोबेबली 9 बजे से ही चलेगी, ठीक है? नहीं होगा तो मैसेज हो जाएगा। तो R2 बैच 9 बजे ही आएगा, 8:30 शाम वाली आज की क्लास चलेगी। और कल, R2 बैच को नहीं मालूम है, कल से हम लोग शाम को 6 से 8 के बीच में बायोटेक्नोलॉजी शुरू कर रहे हैं। और ये केवल क्लासेस चलेंगी 135 में, 246 में नहीं चलेगी। किस में बेटा? 135 में। सुन लो फिर जाओ।
क्या आप लोग राजी हैं? कितने लोग राजी नहीं हैं? कितने लोग राजी नहीं हैं? कितने लोग राजी नहीं हैं? क्या प्रॉब्लम है? हाँ? किसकी क्लास? फिजिक्स की क्लास? कहां से पढ़ते हो? 135 में 6 से 8 क्लास है। जब मैं क्लास 6 से 8 बजे रोज लेता था जानवी, तब तो तुम आते थे। फिलहाल मैं बायोटेक्नोलॉजी 135 में चालू कर रहा हूं, और बेटा चैप्टर आसान है, जल्दी से कर लो। टेक केयर, गुड लक बाय। और सुनो, अरे रुको, ये 135 में है, लेकिन बेटा एक बार मुझे और पूछना पड़ेगा। कुछ बच्चे हैं जो टेस्ट दे रहे हैं 6 से 8, तो कल वाली क्लास नहीं होगी, कल वाली शाम की क्लास नहीं होगी। कब वाली? तो 135 में एक क्लास करनी है, मैं बता दूंगा कब से करनी है। तो फिलहाल के लिए कल केवल सुबह वाली क्लास है, शाम की क्लास नहीं है। ओके, टेक केयर, गुड लक।